मिडिल ईस्ट में जंग लगातार बढ़ती जा रही है। अब खाड़ी में भी ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी धमाके आवाज धमाकों की आ रही है कि रूह कांप जा रही है। खाड़ी में सोमवार को एक कार्गो शिप पर 2 बड़े धमाके हुए और इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि उसके सुरक्षा बलों ने इराक के कसर बंदरगाह के पास इस जहाज को निशाना बनाया। इराकी बंदरगाह कंपनी के मीडिया विभाग ने इस जहाज को कसर के पास देखे जाने की पुष्टि की। अब देखिए, इराकी अधिकारियों ने यह बताया है कि हमला इराक के कसर पोर्ट से लगभग 40 समुद्री मील साउथ ईस्ट में हुआ है। ईरानी समाचार चैनल के अनुसार ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, जिसको लेकर हमने कल भी चर्चा की थी, नौसेना ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने पनामा ध्वज वाले इस जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। इसकी जिम्मेदारी भी ली। और उसकी पहचान कैसे हुई है जरा समझिए। बीते दिन उस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में संभवतः डील हो जाएगी। इसी बीच एक खबर आई जहां पर अमेरिका के पहचान वाली अमेरिका के एक जहाज को IRGC ने तबाह कर दिया। अब इसके बाद से एक अलग सी चर्चा छिड़ गई है। IRGC ने यह कार्रवाई ओमान के तट के निकट एक ईरानी पोत को निशाना बनाकर किए गए पिछले हमले के सीधे प्रतिशोध में यानी कि बदला को इसको बताया है। अब यह दावा ऐसे समय में आया जब सोमवार को अरब सागर से गुजर रहे एक अज्ञात कार्गो शिप पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ, जिससे इराक के तट पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और घटना के आसपास की परिस्थितियां जांच जो है बिल्कुल इधर अफरा तफरी की हो गई और इस परिस्थितियों में अब जांच भी हो रही है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा निगरानी संगठन, साथ ही यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, इसके अनुसार पोत को कसर में लगभग 40 समुद्री मील यानी कि 74 किलोमीटर लगभग दूर साउथ ईस्ट में यात्रा करते समय उसके दाहिने हिस्से पर निशाना किया गया। समुद्री सुरक्षा एजेंसी तो बता रहे हैं कि टक्कर के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ और यह जानकारी भी दी गई कि UKMTO ने कहा है कि उसके अभी तक प्रभावित जहाजों की सटीक पहचान की पुष्टि अभी नहीं हुई है। सुरक्षा निकाय ने बताया है कि प्रभावित जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य बिना किसी चोट के हमले में बच गए हैं और पोत अपने अगले बंदरगाह की ओर अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम भी रहा। अब देखिए, यूके की जो MTO है उसने आगे क्या कहा है। उसने आगे कहा कि इस घटना से किसी भी पर्यावरणीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है, पुष्टि की गई है। अधिकारी जांच इस पर चल रही है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट बता रही है कि इराक के अल सुमारिया न्यूज के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि जहाज की पहचान पनामा ध्वज वाले MSC सारिसिका V के रूप में की गई है। अब नेटवर्क ने यह भी बताया है कि कसर बंदरगाह पर माल उतारने का काम पूरा होने के बाद जहाज इराकी क्षेत्र के जल सीमा के भीतर बोया नंबर 5 के पास विस्फोट का शिकार हुआ है। अब देखिए, इस बात को लेकर चर्चा तो है कि IRGC लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है और ठीक इसके विपरीत विस्फोट के संबंध में प्रारंभिक आकलन से यह पता चलता है कि जहाज के बाहर किए गए किसी हमले के बजाय आंतरिक यांत्रिक खराबी के कारण हुआ था। अब यह एक जांच का विषय भी है, लेकिन जब यह विस्फोट हुआ उसके बाद से चर्चा कई पहलुओं पर हो रही है। विस्तार से आपको बताएंगे। एक सुरक्षा सूत्र यह कहते हैं कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि जहाज को जानबूझकर दुश्मनी निकालते हुए शत्रुतापूर्ण निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई है कि जहाज पर सवार सभी कर्मी बिना किसी हताहत के बच गए हैं, यानी कि किसी को चोट नहीं लगी है। ये सभी बताया गया है कि संरचनात्मक प्रभाव जहाज तक ही सीमित प्रतीत होते हैं। इस पूरे घटना के बीच एक तरफ ईरान की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी इसे संदिग्ध तकनीकी खराबी मानकर जांच कर रही है, जिससे यह घटना को लेकर स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल यह उठता है कि अगर ईरान इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है तो क्या ईरान अब खुले तौर पर न सिर्फ जमीन बल्कि अब समुद्री पटल पर भी युद्ध का ऐलान कर रहा है, या फिर यह महज तकनीकी खराबी थी। कसर बंदरगाह के पास इस जहाज को निशाना बनाया गया और एक जोरदार धमाके के साथ एक ब्लास्ट हुआ।
लेकिन ये कहा गया है कि जितने भी कर्मी उस जहाज पर थे वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये लगातार बना हुआ है कि अगर ईरान ने निशाना बनाया है कार्गो शिप को, तो मिडिल ईस्ट में अब क्या समुद्री मोर्चे पर भी युद्ध के संकेत मिलने लगे हैं? अगर ईरान ने सच में ये जिम्मेदारी ली है तो क्या अब खाड़ी देशों में, खाड़ी क्षेत्रों में किसी भी जहाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं है? और अगर ये तकनीकी खराबी है तो फिर ये जो दावे किए जा रहे हैं ईरान की ओर से, ये क्या है? और आज हम इसी को समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी सर जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का सुदर्शन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले त्यागी सर, आप ही से शुरुआत करेंगे कि ये जो ईरान की ओर से हमले का दावा किया जा रहा है और जिम्मेदारी ली जा रही है, क्या हम ये समझे कि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री पटल पर भी शुरू हो गया है? क्या ये एक संकेत है? जी, ये अब की बात नहीं है जी, ये तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिका के टैंकर्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं। ईरान का जो पोर्ट है बंदर अब्बास, उसके ऊपर अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट के ऊपर हमले किए हैं। और ईरान की बोट जो माइन लेने के लिए जा रही थी समुद्र में, उसके ऊपर अमेरिका ने हमले किए हैं। यानी कि ये छुट-पुट हमले एक लंबे समय से जारी है। लेकिन फिर भी दोनों तरफ के लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। अब ईरान ने एक बाकायदा पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी कि PGSA बना दिया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जहाज जो इस क्षेत्र में आएगा उसे अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, यानी कि वो आ कहां से रहा है, जाएगा कहां, उसका वजन कितना है, उसमें सामान कौन सा है, वगैरह वगैरह। ऐसे 40 पॉइंट है। प्लस उसको एक टोल टैक्स देना होगा, पंजीकरण कराना होगा। और जो जहाज ऐसा नहीं करेगा उस जहाज के ऊपर IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसके ऊपर हमला किया जाएगा, उसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। अब उसी सीरीज में आता है ये जहाज जिसका आप जिक्र कर रही है, जिसमें पनामा का झंडा लगा हुआ था। पनामा का ये जहाज भी बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर IRGC को बताए इस क्षेत्र में था, लिहाजा इसके ऊपर हमला हुआ है। अब जो अमेरिका और ईरान की जो बातचीत चल रही है, जिसके बारे में कभी हाँ कभी ना, कभी हो गया कभी बाद में होगा, जो चलता आ रहा है, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। मगर अब जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर IRGC हमला ना भी करे और अलाउ भी कर दे तो भी अब जहाज उस एरिया से नहीं गुजर सकते, क्योंकि उस एरिया में ईरान ने माइंस लगा दी हैं, यानी कि समुद्री बारूद। और ये जो माइंस हैं, इसमें 200 300 kg का बारूद है, छोटी माइंस नहीं है। और ये हमारी माइन जो है वो समुद्र की तली से एंकर कर दी गई है और डिफरेंट हाइट पर है, यानी कि कुछ सतह पे, कुछ बीच में, कुछ उससे नीचे। समुद्र की सतहों के नीचे जो पानी है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ऊपर कम, फिर नीचे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर कम हो जाती है, फिर ज्यादा। ये डेंसिटी वेरिएशन की वजह से जब हम सोनार से चेक करते हैं तो पता नहीं लग पाता करेक्ट लोकेशन माइन की कहाँ है। यानी कि अब अगर सारे लोग मिलके भी, अमेरिका भी और यूरोप भी और ईरान भी, अगर उन माइन को हटाना चाहें तो इतना आसान नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। ठीक है, ठीक है।
श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा अब एक नया मामला समझ में आ रहा है, एक नया हमला हुआ है, अब ये हमला है या तकनीकी खराबी है, इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि ईरान ने इसकी जिम्मेदारी ली है, अगर ईरान इसकी जिम्मेदारी ले रहा है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेकर ईरान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, क्या कूटनीति है ईरान की? और दूसरी चीज ये कि एक तरफ अमेरिका के साथ बातचीत और दूसरी तरफ एक ये संदेश देना, क्या ये शक्ति प्रदर्शन जैसा है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी 19-20 करने की कोशिश की तो हम ऐसे ही हमले जारी रखेंगे? जी जी बिल्कुल, जैसा कि अभी त्यागी सर ने बताया कि साथ ये जो हमले हैं ईरान पहले से ही कर रहा है। वो लगातार उसने शिप्स को टारगेट करना शुरू किया। अनेकों जो शिप्स हैं जो वहां से मूव कर रही थी वो उसके हमले की जद में आई, क्रॉस फायर में आई। हमारी अपनी शिप्स भी उस क्रॉस फायर में आई। तो ये जो पूरी ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा ये जो एक्शंस किए जा रहे हैं वो अपनी ताकत को वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास सारी कैपेबिलिटीज है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब तक चाहे ब्लॉक करके रखेंगे और उस पर अपना मनमाना व्यवहार करेंगे। और ये जो इस तरीके की जो अटैक्स, काउंटर अटैक्स का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अमेरिका भी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अमेरिका ने भी, जब ईरान ने अमेरिका के ड्रोन्स गिराए तो उसके बाद अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध कार्रवाई की और उसके बाद फिर से ईरानियन रिटेलिएशन आया है। तो ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो अविश्वास की जो गहरी खाई है, बहुत गहरी है। और इसकी बातचीत की प्रक्रिया ये जैसा कि मैं कहता भी रहा हूं कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। नई तरीके के स्टेटस को बनाने में समय लगेगा और विश्वास चूंकि का संकट बहुत ज्यादा है और दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और दोनों अपनी ताकत को मेंटेन और डिमॉन्स्ट्रेट और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये जो वॉलेटिलिटी, जो अस्थिरता, जो अनिश्चितता वेस्ट एशिया में है वो एक लंबे समय तक बनी रहेगी, जिसके लिए पूरे विश्व को और हमारे अपने राष्ट्र को भी तैयार रहने की आवश्यकता है। तो लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। लेकिन जहां तक ईरान की इस्लामिक रिजीम के बारे में अवश्य कहूंगा कि उनका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। रादर ये जो रिजीम है वो कहीं ज्यादा हार्ड एंड रुख अख्तियार कर रही है। ये IRGC इस्लामिक रिजीम अब दिखाई देती है। और मैं अगर इसी तरीके की इस रिजीम का रवैया जारी रहा तो उसका भी अंजाम वही हो सकता है जैसा कि सद्दाम हुसैन का हुआ था, जैसा कि अन्य जो तानाशाही वाली जो रिजीम्स होती है उनका अंजाम जो होता है वो होगा। और ये उसमें थोड़ा समय लगेगा, लंबा समय लग सकता है, लेकिन रिजीम के पास आज तो कहने को है कि हमारी रिजीम है। संभव है कि आने वाले समय में उसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक आतंकवादी संगठन मात्र बन करके किसी डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी, गुफाओं में भी रह के ही ऑपरेट कर पाएंगे। और इस तरीके की जो रिजीम जो कि अन्य सभ्यताओं से नफरत करे, आतंकवाद को सपोर्ट करे और न्यूक्लियर वेपन्स को इस आधार पर एक्वायर करने की इस मंशा के साथ कोशिश करे कि वो किसी दूसरे राष्ट्र को मिटा देंगे वर्ल्ड मैप से, तो ऐसे रिजीम तो पूरे विश्व के लिए खतरा है, सिविलाइज्ड नेशंस के लिए खतरा है। बिल्कुल। त्यागी सर, जैसा कि श्रीवास्तव सर बता रहे हैं कि ये जो रिजीम चेंज करने को लेकर बातचीत हो रही है, कल हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि ये जो IRGC का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये जो हमला हुआ है, मान लेते हैं अगर 1 मिनट को कि सच में ईरान की ओर से ये हमला किया गया है, तो क्या इसमें ऊपरी प्रशासन, अधिकारी और जो सरकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका हस्तक्षेप है या ये IRGC का अलग फैसला हो सकता है? जी, संजीव श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मसला बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफी लंबे समय तक चलेगा। और ये कहना कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें वहां के पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ है, जी नहीं। वहां के पॉलिटिकल लीडर्स के चाहे उसमें उनके राष्ट्रपति हो पेजेश्कियन, या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो अरागची, या उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हो कालीबाफ, ये तीनों के बारे में IRGC ने ये कह दिया है कि पॉलिटिकल लीडर्स को 2 मामलों में कोई एक्शन या कोई स्टेटमेंट देने का हक नहीं है। पहला मामला है देश की सुरक्षा और दूसरा मामला है देश की विदेश नीति। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पेजेश्कियन ने ये कह दिया था कि हम अपने नेबरिंग देशों से
माफी मांगते हैं और ये भी कहा था कि हम आगे उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन IRGC ने मना कर दिया, नहीं आपको ये हक नहीं है विदेश नीति और सुरक्षा पे बोलने का। लिहाजा एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो हमला अगर हुआ है तो वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप की कॉन्सेंट से नहीं, ये डायरेक्टली IRGC की तरफ से हुआ है, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से। मैं तो IRGC को ईरानी नहीं मानता, क्योंकि ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है। मीन्स इनमें ईरान की जो पुरानी सभ्यता है, जिसके ऊपर ईरान का कोई समानांतर दुनिया में नहीं है, ये उस सभ्यता से भिन्न है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, दैट वाज नॉट द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ ईरान। तो ये IRGC की करामात है जो उन्होंने ये पनामा झंडे वाले शिप के ऊपर हमला किया है, और यही आगे भी कर रहे हैं। और ये कहना है इनका कि अब जो डिसीजन इस मामले में लिए जाएंगे वो केवल IRGC या सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान यानी कि मुस्तफा खुमैनी इन्हीं दो के द्वारा लिए जाएंगे। आवाजें तो यहाँ तक उठी थी कि पेजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है, अब आज आ रहा है कि नहीं साहब वो आवाजें गलत थी, अभी नहीं दिया है इस्तीफा। एनीवे, तो ये सब चीजें चलती रही है, वहां पे एक दरार पड़ गई है और उस दरार को पड़वाने में अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ से उनमें दरार डालने के लिए ये कह दिया कि जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी एडमेंट है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो कहते हुए सर हमने सुना ही था कि जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि रिजीम चेंज करना ही मेरा मकसद है, लेकिन अब इस बीच में बातचीत हो रही है कि कोई ना कोई डील हो जाएगी, और जिसको लेकर पूरी दुनिया एक तरीके से कहें तो हम उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि जल्द से जल्द डील हो ताकि ये समस्या जो है वो सुलझ सके। श्रीवास्तव सर लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव सर, ये जो हमले की बात अब कही जा रही है, एक सवाल जो भी मेरे मन में आया कि इन बीते दिनों से काफी डील को लेकर चर्चा हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसके बीच में इजराइल का कहीं नाम नहीं है, बस बात हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जल्द ही डील संभव है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ईरान को पैसे भी दे सकता है। इस बीच सवाल यह है कि ये हमला अगर ईरान की ओर से किया गया है तो ये क्या ये जो डील चल रही थी ये उसका उल्लंघन नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर आगे डील कैसे बढ़ेगी? क्योंकि अगर ये हुआ है तो अमेरिका भी आगे बदले की रणनीति के साथ काम करेगा, तो फिर डील तो संभव हो ही नहीं पाएगा कभी। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैं कहता हूं कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, अविश्वास बहुत ज्यादा है, इसकी एक अविश्वास की गहरी खाई है, और जिसको कि उसको भरने में और एक नया स्टेटस को बनाने में, ऐसी सहमति बनाने में कि जिसमें कि शांति वहां पर बनी रहे और एक स्थिरता बनी रहे, उसमें एक लंबा समय लग सकता है। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम का ये जो बिहेवियर है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये इन बातचीत की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें एक बड़ी बाधा है, और ईरान के ऊपर जो 28 फरवरी को जो हमला अमेरिका इजराइल ने किया था वो उनके इसी तरीके के अप्रोचेस को के आधार पर किया था। जिस तरीके से ईरान इजराइल से नफरत करता है, स्टेट ऑफ इजराइल को का नाम तक नहीं लेता, उसे जॉनिस्ट रिजीम कह के पुकारता है, होलोकॉस्ट को डिनाई करता है, आतंकवादी संगठनों को स्पॉन्सर और सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई बड़ी राष्ट्र और रिजीम है वो है ईरान और ईरान की इस्लामिक रिजीम, और ये भी एक सच्चाई है। और अभी तो उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉज को पूरी तरीके से वायलेट करते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कर दिया, और जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी वो कर रहा है। ऐसे राष्ट्रों का के ऊपर हमले वो कर रहा है कि जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उसमें अनेक राष्ट्र तो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कराने के लिए मध्यस्थता कर रहे थे। कतर और ओमान जैसे राष्ट्र, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं, दोहा पे, मस्कट पे, दुबई पे, सऊदी अरेबिया के शहरों पे। तो ये इस तरीके की जो रिजीम का जो बिहेवियर है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर रहा है, और इस तरीके का बिहेवियर यदि वो जारी रखते हैं, और अभी आप देखिए तो आप जैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि फिर से उन्होंने हमले कर दिए हैं, तो इस तरीके के अगर बिहेवियर वो लगातार जारी रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीस डील हो सकती है। और ये जो युद्ध है वो लगातार फ्रीज फायर रहेगा, लेकिन बीच बीच में ये युद्ध भड़क उठेगा, क्योंकि उसका जो बिहेवियर अभी भी बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है।
और अब तो ये IRGC सारे फैसले ले रही है। बिल्कुल। जैसा कि अभी त्यागी सर ने बताया कि सिविलियन लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया गया है एक तरह से, और पेजेस्टियान ने तो इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हालांकि उसको डिनाई किया जा रहा है, लेकिन जो इनके जो रिजीम के अंदर किस तरीके का हार्डन रुख अभी अख्तियार कर रहे हैं, वो जाहिर है कि इस बात को दर्शाता है। तो ऐसे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि इस रिजीम का बिहेवियर ऐसे ही रहा तो इसके ऊपर जो बड़े से बड़ा एक्शन अमेरिका और इजराइल आने वाले समय में ले सकते हैं, और इसमें एक लंबा समय लग सकता है। मैंने सद्दाम हुसैन का एग्जांपल दिया, या मोहम्मद गद्दाफी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी तानाशाह है, हिटलर मुसोलिनी जैसे जो तानाशाह है। चाहे उनका जो, अगर वो अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं लाते हैं तो ईरान के इस्लामिक रिजीम का हश्र वही होगा जो तानाशाहों का और तानाशाही वाली रिजीम्स हैं उनका हुआ है। और लेकिन आज भी उनके पास समय है, आज भी यदि अपने आप को बदल लें, अपने अंदर सुधार लाएं, तो भी शांति संभव है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमने देखा है सर कि जब पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के पूरे आवाम को चलाने लगी तो क्या स्थिति हो गई, क्या वैश्विक स्थिति हो गई। और हर एक ऐसे देश के पास पाकिस्तान जाता है जिससे उसको पैसे मिलने की उम्मीद होती है, और हमने देखा है कि अमेरिका कैसे अपनी उंगलियों पर पाकिस्तान को नचाता भी है। अब त्यागी सर, एक चीज जो अभी मेरे ऐसे सवालों के जो दिमाग में घूम रही है कि ये जो एक हमले की खबर सामने आई है, और इस हमले के बाद क्या ईरान अपनी ओर से और IRGC ईरान साथ में मिलकर अमेरिका को ये बताना चाहते हैं और अमेरिका के सहयोगी देशों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप जरा सा भी उल्लंघन करेंगे या अगर हमारी डील बीच में संभव नहीं होती है तो इसका जो नतीजा है वो हम सबको और आप अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं उन सबको भुगतना पड़ेगा? सही कह रही हैं आप सुचित्रा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये वाला एटीट्यूड तो ईरान ने पहले दिन से अपनाया है। उसने ये कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल मेरे ऊपर कोई अटैक करते हैं तो मैं अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में जितने भी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, मैं उन पर अटैक करूंगा। और उसने अटैक किया, और अटैक करते करते यहाँ तक स्थिति हो गई कि उसने न केवल अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया बल्कि मिडिल ईस्ट की उन कंट्रीज के एनर्जी ठिकानों पर अटैक किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, और तो और उनके सैलिनेशन प्लांट पर भी अटैक किया। यानी जो भी कंट्री मिडिल ईस्ट में ऐसी हैं जो अमेरिका की सपोर्टर हैं या जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया। और ये खुल्लम खुल्ला उसने कह भी दिया था। अब दोबारा उसने ये कह के क्लियर कर दिया है कि कोई शिप, कोई टैंकर अमेरिका का या इजराइल का या उनके दोस्त कंट्री का अगर हमें हॉर्मुज के अंदर ट्रांजिट करता हुआ दिखता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जैसा उन्होंने अभी भी करके दिखाया। तो ये एक किस्म से ईरान की दादागिरी है। और बिल्कुल सही कहा संजीव श्रीवास्तव जी ने कि ऐसी दादागिरी अब और ज्यादा चलने वाली नहीं है। देखिए, एक स्टेलमेट सिचुएशन हो चुकी है, आज से नहीं। अगर आप देखें तो पिछले करीब 8 अप्रैल से एक सिचुएशन है, कभी डील साइन हो रही है, कभी डील साइन नहीं हो रही है, लेकिन अटके हुए हैं कि हाँ जी कुछ होगा। मगर इस दौरान करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है जो क्रू मेंबर्स हैं उन जहाजों में जो स्ट्रेंडेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से। बिल्कुल। और ये हमले की जब जिम्मेदारी की खबर सामने आई है त्यागी सर और श्रीवास्तव सर, तो अब मानो ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में ये जो स्थिति अब पैदा हो गई है, ऐसा लगता है कि अब बातचीत या कूटनीति से हल नहीं निकलेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिसाइल ही रह गए हैं सारे मामले का हल निकालने के लिए। और इसीलिए ये विषय काफी ज्यादा चिंताजनक है। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। श्रीवास्तव सर आपका भी और त्यागी सर आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में लगातार हमले चल रहे हैं, इधर ईरान ने एक और हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आने वाला समय बताएगा। और स्थिति के बाद अमेरिका क्या एक्शन लेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।